नमस्कार। गायत्री उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं ममता पाटोदी। आज हम सुमित्रा नंदन पंत की भारत माता कविता पढ़ेंगे। इसमें सुमित्रा नंदन पंत जो है, इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति से अत्यधिक प्रेम होने के कारण और अत्यधिक लगाव होने के कारण इनको प्रकृति का प्रेमी कहा गया है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। इनका जन्म ही प्रकृति के बीच में हुआ है, उत्तराखंड में, इसलिए इनको प्रकृति से शुरू से ही लगाव और प्रेम रहा है। ये छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं, यानी छायावाद के 4 स्तंभ है और चारों में सुमित्रा नंदन पंत भी एक है। इसमें 4 स्तंभ है छायावाद के: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ये चारों छायावाद के 4 स्तंभ है और पंत जी छायावादी कवि माने जाते हैं। और इनका जन्म उत्तराखंड के जिला अल्मोड़ा के गांव कौसानी में हुआ। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का निधन हो गया, इनकी माता की मृत्यु हो गई। इनका प्रारंभिक जीवन जो है अभावों में बीता। इनका प्रारंभिक नाम गुसाई दत्त रखा गया, या कहे कि इनका मूल नाम गुसाई दत्त था। प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। 1918 में मझले भाई के साथ, मझला यानी बीच का, काशी आकर क्वींस कॉलेज से इन्होंने माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात आप इलाहाबाद आ गए। बाद में इन्होंने अपना नाम सुमित्रा नंदन पंत रख दिया। 1921 में असहयोग आंदोलन एवं महात्मा गांधी के प्रभाव से इन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला का अध्ययन करने लगे। इन्होंने इलाहाबाद आकाशवाणी में शुरुआती दिनों में सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। अल्मोड़ा की प्राकृतिक सुषमा यानी प्राकृतिक सौंदर्य बचपन से ही पंत जी को प्रभावित करती रही है। प्राकृतिक सौंदर्य इनको बचपन से ही अच्छा लगता था, जिसका प्रभाव उन पर जीवन भर रहा। 4ठी कक्षा से ही पंत जी ने कविता लिखना आरंभ कर दिया था। जब वे कक्षा 4 में पढ़ते थे तभी से ये कविताएं लिखने लगे। 1916 में इन्होंने गिरजे का घंटा शीर्षक कविता लिखी, जो इनकी प्रथम कविता मानी जाती है। कवि की रचना यात्रा को 4 चरणों में बांटा जा सकता है। जो इनका कविता लिखने का प्रथम चरण रहा है वो है उच्छ्वास से लेकर गुंजन तक की कविता। भाव एवं सौंदर्य चेतना से भरपूर है। गुंजन काल की रचनाओं में जीवन विकास के सत्य पर पंत जी का अटल विश्वास झलकता है। इनके प्रमुख संग्रह है उच्छ्वास, जो 1920 ईस्वी में लिखी गई, ग्रंथि 1920 ईस्वी में, वीणा 1927 ईस्वी में, पल्लव 1928 ईस्वी में और गुंजन 1932 ईस्वी में लिखे गए इनकी कविताएं हैं। इनका जो काव्य रचना का द्वितीय चरण रहा है, इसमें कवि की कविताएं नवीन जीवन तथा युग परिवर्तन की धारणा को सामाजिक रूप देने की कोशिश करती दिखाई देती है। इनकी कविताओं पर प्रगतिवाद और मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाई देता है। इस द्वितीय चरण में लिखी गई इनकी कृतियां हैं, रचनाएं हैं। युगांत जो 1936 में लिखी इन्होंने, युगवाणी 1939 में, ग्राम्या 1940 में। इसी दौरान आपने रूपाब नामक पत्र का भी संपादन किया। इन्हीं रचनाओं के साथ साथ इन्होंने
जो है रूपाब नामक पत्र का संपादन किया। इनका तीसरे चरण में जो कृतियां रचनाएं लिखी वो है पंत जैसे भावुक मन कवि अधिक समय तक प्रगतिवाद और मार्क्सवाद की कठोर धारा में नहीं रह सके, इनके प्रभाव में नहीं रह सके। वे पुनः अपनी मूल धारा के काव्य की रचना करने लगे। तृतीय चरण की रचनाओं में इन्होंने स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ, अतिमा, उत्तरा आदि शामिल है। इनकी कविताएं लिखने का जो चौथा चरण है उसमें कला और बूढ़ा चांद से लेकर लोकायतन तक चौथे चरण में उनकी चेतना मानवतावाद की ओर प्रवृत्त हुई। लोकायतन इनका महाकाव्य है और कला और बूढ़ा चांद पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। यहाँ कवि व्यक्ति और समाज के मध्य सामंजस्य यानी तालमेल स्थापित कर लोक मंगल की कामना रखता है। चिदम्बरा में इनकी कविताओं का संकलन है। जो इनकी कविता है चिदम्बरा, इसमें इनकी कविताओं का संकलन है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कवि रचनाओं के विकास क्रम में विचारों के विषय में परिवर्तनशील रहे हैं। यहाँ निराला और पंत में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है कि निराला का परिवर्तन जहाँ एक दिशा विशेष की तरफ अग्रसर होता है, वहीं पंत के परिवर्तन में एक अस्थिरता है, अनिश्चितता है। कुछ भी हो, पंत एक प्रकृति के चितेरे कवि रहा है। यानी पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि और प्रकृति के चितेरे भी कहा गया है। उन्होंने भारतीय काव्य जगत में बंदी बंधाई लीक से हटकर उसे एक नई दिशा प्रदान की है। पंत की कविताओं में निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती है। प्रकृति एवं सौंदर्य से अभिभूत कर देने वाले चित्र इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलते हैं। यानी इन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है अपनी काव्य रचनाओं में सर्वप्रथम कला, उसके उपरांत विचार एवं अंत में भावों का स्थान इनकी कविताओं में रहा है। शिल्प को इन्होंने अधिक महत्व दिया है। अलंकृत एवं चित्रमयी भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। दूसरे चरण की कविता में प्रगतिवादी प्रभाव है। उनके काव्य में विषय एवं शैलीगत गतिशीलता विद्यमान रही है। भौतिकवाद व अध्यात्मवाद के समन्वय का इन्होंने प्रयास किया। रूपों एवं प्रतीकों के माध्यम से इन्होंने कविताएं प्रकाशित की है। पंत जी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे पद्म भूषण जो इनको 1961 में मिला और चिदम्बरा काव्य रचना पर इनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इनको मिला है। पाठ परिचय यानी इस कविता में पंत जी ने क्या कहा है, देखते ही पाठ परिचय में। इस अध्याय में कवि सुमित्रा नंदन पंत की 2 कविताओं को लिया गया है। प्रथम कविता है इनकी भारत माता, जो ग्राम्य नामक कविता संग्रह से ली गई है। इनकी जो पहली कविता है भारत माता, इस पाठ में वो ग्राम्य नामक कविता संग्रह से ली गई है। इसमें स्वतंत्रता से पूर्व के ग्रामीण जीवन का यथार्थ यानी वास्तविक चित्रण है। इसमें इस भारत माता कविता में जब हमारा देश स्वतंत्र था, उस समय का भारत का ग्रामीण जीवन कैसा था, यानी भारत देश जो है गाँव में बसता है, अर्थात भारत देश की अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास करती है। तो वहाँ का ग्रामीण जीवन
कैसा था, इसका वास्तविक चित्रण पंत जी ने किया है। इस कविता के माध्यम से ग्रामीण जीवन दरिद्रता के अभिशाप से ग्रस्त है। गरीबी, भूखमरी जैसी समस्याएं, अशिक्षा, अज्ञानता जैसी समस्याएं गाँवों में होती है। इसका चित्रण यहाँ पर कवि ने भारत माता कविता के माध्यम से किया है। कवि ने प्रतीक रूप में भारत माता को ग्रामवासिनी यानी गाँव में निवास करने वाली बता करके भारत की दुर्दशा का वर्णन किया है। परंतु कवि निराश न होकर आशा से भरपूर रहता है। ये जो पहली कविता है कवि की, भारत माता, ये ग्राम्य काव्य संग्रह, ग्राम्य नामक कविता संग्रह से ली गई कविता है भारत माता। और इसमें स्वतंत्रता से पहले भारत में गाँवों का जीवन, गाँव के व्यक्तियों का, लोगों का जीवन कैसा था, उनके जीवन में दरिद्रता, गरीबी, भूखमरी जैसी समस्याएं थी। और भारत माता को प्रतीक रूप में ग्रामवासिनी यानी गांव में निवास करने वाली बताकर भारत का जो ग्रामीण जीवन है, भारत के लोगों का जो ग्रामीण जीवन है, उसकी दुर्दशा का वर्णन यहाँ पर कवि ने इस कविता के, भारत माता कविता के माध्यम से किया है। परंतु ऐसी स्थिति में भी कवि निराश न होकर आशा से भरपूर रहता है, यानी आशावादी बना रहता है। इनकी दूसरी कविता है पंत जी की धरती कितना देती है। पंत के भाग्यवादी दर्शन पर आधारित है कि भाग्य से जो मिल जाए वो सही है, ठीक है। इसमें कवि स्पष्ट रूप से कहता है कि जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। अतः व्यक्ति को स्वार्थ और लोभ के वशीभूत होकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसका परिणाम अच्छा न हो। देखते हैं यहाँ पर भारत माता जो कविता है इसका मूल पाठ। भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मेरा सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, दैन्य जनित अपलक नित चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से भीषण मन, वह अपने घर में प्रवासी। यहाँ पर पंत जी ने जो ग्राम्य नामक कविता संग्रह से भारत माता कविता ली है, इस भारत माता कविता में कवि ने भारत के यानी हमारे भारत देश में अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। स्वतंत्रता से पहले गांवों की स्थिति कैसी थी, ग्रामीण लोगों की स्थिति कैसी थी, वहाँ का चित्रण कवि ने इस भारत माता कविता के माध्यम से किया है कि जो भारत माता है वो प्रवासिनी है, यानी हमारा देश पराधीन होने के कारण भारत माता की स्थिति या भारतवर्ष की, भारत भूमि की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय है, दरिद्रता से युक्त है। यहाँ अधिकतर लोग जो है दरिद्रता और गरीबी, भूखमरी से पीड़ित है, वो शोषण का शिकार हुए हैं। ऐसे लोगों की दयनीय स्थिति का चित्रण कवि ने यहाँ पर भारत माता कविता के माध्यम से किया है। यहाँ पर कवि जो है भारत माता को स्वयं को प्रवासिनी यानी दूसरे देश में रहने वाली बताकर और पराधीन बताकर वहाँ की भारत माता और ग्रामीण जीवन की स्थिति का चित्रण कवि करता है और कहता है, भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मेरा सा आंचल। कवि पंत जी कहते हैं कि
बताया गया है कि भारत माता गांव में निवास करने वाली है, खेतों में फैला है श्यामल, श्यामल यानी हरा भरा। भारत भूमि पर खेतों में यहाँ पर हरे भरे चारों ओर हरियाली व्याप्त है। यहाँ भारत भूमि पर जो है भारत माता या भारत की भूमि पर खेतों में चारों ओर हरियाली फैली हुई है। यहाँ पर चारों ओर खेत हरे भरे हैं, दूध भरा मेला सा आंचल। लेकिन यहाँ पर जो भारत माता का आंचल बताया है, क्षेत्र बताया है, वो दूध भरा और मटमेला सा दिखाई देता है। और भारत माता का जो खेत है, जो क्षेत्र है, वो हरा भरा है। यहाँ पर इसमें 7 पहचान का शब्द है। और जब हमने उपमा लगा पढ़ा था तो ये देखा था कि यहाँ पर सा दूध भरा मेला सा आंचल। यहाँ पर मातृभूमि भारत भूमि को जो है भारत माता को मेला सा आंचल बताया गया है। उसका आंचल जो है मेला सा बताया है, इसमें अलंकार है। गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीन। गंगा यमुना में आंसू जल, यहाँ कवि कहता है कि भारत माता या भारत भूमि जो है उस गंगा यमुना यहाँ की जो पवित्र नदियाँ हैं वो उसकी आंखों से बहते हुए अश्रुधारा का जल है। मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, यहाँ पर जो भारत माता है वो मिट्टी की मूर्ति बनी हुई है, मिट्टी की मूर्ति है और वो उदासीन है, दुखी है। देने जड़ित अपलक नत चितवन, देने यानी दीनता, जड़ित अपलक यानी एकटक दृष्टि से देखना, चितवन यानी आंखें या दृष्टि। यहाँ पर कवि कहता है कि भारत माता या भारत भूमि परतंत्र होने के कारण वह दरिद्र है। उसकी आंखों से हमेशा यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है इसमें, क्योंकि जो जड़ या फिर अचेतन जड़ वस्तुएं हैं उनको, प्रकृति को जो है मानव की तरह क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पर गंगा यमुना जो है वो भारत माता की आंखों, गंगा यमुना के समान भारत माता की आंखों से लगातार अश्रुधारा बहती रहती है। उसके नेत्र आंसुओं में डूबे रहते हैं। मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, उसकी जो मिट्टी की मूर्ति है, प्रतिमा है, वो उदासीन बनी हुई है, दुखी है। देने जड़ित अपलक नत चितवन, वो दीन यानी अपनी दीनता प्रकट करते हुए अपलक यानी एकटक दृष्टि से देखती है। और अधरों में नीरव रोदन, उसके जो होंठ है उसमें उसका निधन, सॉरी रोदन यानी रुदन, रोना, नीरव यानी शांत। यानी भारत माता के फोटो पर भी स्थायी मौन और रुदन दिखाई देता है। अंदर से भारत माता मुस्कुराती हुई सी लगती है, लेकिन उसके होठों पर जो है रुदन दिखाई देता है। युग युग के तम से भीषण मन और युगों युगों के अज्ञान रूपी अंधकार और पराधीन रहने के कारण, अंधकार में डूबे रहने के कारण, यानी पराधीन रहने के कारण और पराधीन रह करके अनेक दुखों को, दरिद्रता को, भूखमरी को, गरीबी को यहाँ की जनता, भारत भूमि पर रहने वाली जनता जो है सहन करते हुए, और भारत माता अंधकार में डूबी हुई है और उसका मन अत्यधिक भीषण यानी दुखी है। अर्थात भारत माता पराधीन है, वह अपने घर में प्रवासिनी, वो अपने घर में रहते हुए भी, अर्थात वो भारत देश में रहते हुए भी, और जो है प्रवासिनी यानी बाहर या प्रदेश में निवास करने वाली से बनी होती है। यहाँ पर कवि के कहने का भाव वे है। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि है और उन्होंने भारत माता कविता लिखी है। इसमें कवि ने, इस कविता में जब
कविता के माध्यम से किया है। वहाँ भारत भूमि जो है, हमारी मातृभूमि जो है, यहाँ पर चारों ओर हरे भरे खेत दिखाई देते हैं। वो दूध से भरे हुए और मटमेले से दिखाई देते हैं। इस भारत भूमि, भारत माता का जो आंचल है, जो क्षेत्र है, वो दूध से भरा हुआ है, मटमेला सा दिखाई देता है। चारों ओर हरियाली से युक्त है, हरे भरे खेत हमारे भारत भूमि पर हमें दिखाई देते हैं। यह गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां हमारे भारत देश में हैं, लेकिन उन पवित्र नदियों को, गंगा यमुना को जो है भारत माता के प्रतीक रूप में, इस कविता में प्रतीक रूप में दिखाया है कि जिस प्रकार से गंगा यमुना बहती रहती है, पवित्र नदियां बहती रहती है, उसी प्रकार से भारत माता पराधीन होने के कारण यहाँ के लोग दरिद्र, गरीबी और भूखमरी से युक्त होने के कारण भारत माता की आंखों से अश्रुधारा बहती है। भारत माता की आंखें हैं वो अश्रुपूर्ण होती है, आंसू में डूबी रहती है। यहाँ पर गंगा यमुना जो है भारत माता के आंसू बताए गए कि जिस प्रकार से गंगा यमुना बहती रहती है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो भारत माता है उसकी आंखें अश्रुपूर्ण होती है, आंसू में डूबी रहती है। और वो एक मिट्टी की प्रतिमा होने के कारण उदासीन बनी रहती है, दीनता का भाव प्रकट करती है, अपलक दृष्टि से बिना पलक झपकाए देखती हुई वो दीनता का भाव प्रकट करती है। उसके जो होंठ है, भारत माता की जो होंठ है वो बिल्कुल मौन शांत है और उन होठों पर सिर्फ रुदन ही दिखाई देता है, रोने का भाव भी दिखाई देता है, क्योंकि युगों युगों से हमारे भारत भूमि पराधीन होने के कारण, भारत माता पराधीन होने के कारण दुखी है और उसका मन अत्यधिक ही अंधकार के समान अत्यधिक ही दुखी रहता है। यानी हमारे भारतवर्ष के जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, अत्यधिक दरिद्र है और भूखमरी जैसी समस्याएं उनके सामने होती है और युगों युगों से वो पराधीनता को भोगते हुए उनका मन अत्यधिक दुखी रहता है। वह अपने घर में रहकर भी उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो विदेश में रह रहे हैं। यहाँ पर भारत माता के लिए कहा है कि वो पराधीन होने के कारण अत्यधिक